नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महासी विधानसभा से 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। सन 2007 से लेकर के 12 तक के फकरपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं और 2012 से लेकर के 17 तक के ये महासी विधानसभा से विधायक रहे हैं। तो आज उनसे बात करते हैं, उनका पॉडकास्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए बात करते हैं हमारे आदरणीय विधायक श्री कृष्ण कुमार ओझा जी से। विधायक जी, मैं कृष्ण कुमार ओझा, पूर्व विधायक पखरपुर एवं महसी, आप सभी अपने साथियों को, अपने शुभचिंतक, स्मित एवं विरोधियों को भी सादर प्रणाम करते हैं। विधायक जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मुद्दे तो बहुत होते हैं सरकारों में और सत्ता में आप भी रहे हैं। एक बार आप जो है सत्ता, जब 2007 से लेकर 12 तक आप सत्ता में थे, उस सत्ता में जब आप 2007 से 12 तक थे, उस समय कई चीज़ें, योजनाओं को आपने किया होगा, काम किया होगा। 2012 से 17 का पीरियड आपने देखा, उसमें भी काम आपने किया, साथ में काम किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो 2027 आने वाला है, अभी हम बैठे हुए हैं जून के महीने में बैठे हुए हैं, तो 2027 में आपका विजन क्या है महासी क्षेत्र के लिए? आप क्या क्या काम कर सकते हैं रोजगार पे? युवाओं के लिए क्या ये रोजगार दे सकते हैं? और महासी क्षेत्र के विकास के लिए क्या आपकी भूमिका होगी? इस पर हम बात करना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो पूर्ण उम्मीद है जी कि चुनाव सन 2027 में नहीं होंगे, चुनाव होंगे सन 2026 में ही। जी क्योंकि व्यवस्था ऐसी प्रदेश के द्वारा बनाई जाती है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। और इस समय हम और हमारे संगठन के सभी साथी जो महसी विधानसभा के हैं, वो सब लोग पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, पूरी रणनीति, पूरी भूमिका बना रहे हैं कि इस बार एन केन किसी प्रकार हम लोग उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। रही बात विजन की, तो विजन हमारे नेता के पास ही है। और उत्तर प्रदेश में फिलहाल, मैं पूरे देश की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में और किसी नेता के पास विजन नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके पास केवल हिंदू मुस्लिम है, बस भारत पाकिस्तान है, इसी पे ये लोग चुनाव जीतते हैं। विजन इनके पास नहीं है। उस समय याद करिए, आज भी तमाम प्रदेशों में आप देखिए कि पुलिस के पास जो एक थाना अध्यक्ष है, उसके पास एक खटारा जीप है। आप भी झारखंड साइड में चले जाइए, छत्तीसगढ़ साइड में चले जाइए, आज भी वहां की। लेकिन उस समय जब कोई सोच नहीं सकता था, तब 100 डायल लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय आए थे। जो गरीब महिलाएं थी, जो प्रसव पीड़ा से एन केन प्रकार तमाम दुर्घटनाओं में लोग परेशान होते थे, वो जब कहीं कोई बात होती थी तो गांव में किसी सबसे बड़े व्यक्ति के यहाँ से गाड़ी मांग के किसी प्रकार लेकर के आते थे। अब तो तुरंत एम्बुलेंस पहुंच जा रही है। तो विजन केवल हमारे नेता के पास है। और रही हमारे विजन की बात, हम अपना व्यक्तिगत विजन बता रहे हैं, तो हमारे अभी तमाम साथी जिन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा, जो कक्षा 5, कक्षा 7, कक्षा 8 पास है, आज भी वो नौकरी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे सफाई कर्मी के रूप में है और कुछ संविदा पे भी नौकरी कर रहे हैं, चाहे चालक एवं परिचालक के रूप में है। और हम सोचते हैं कि आने वाले समय में, देखिए, हिंदू मुसलमान से तो काम होगा नहीं, खाली काम होगा बच्चों को, नौजवानों को रोजगार देने के लिए। तो रोजगार देने के लिए अगर स्किल डेवलपमेंट, भाई योगी जी ने एक योजना चलाई कि 5 लाख रुपया ले लो, अपना काम करो। अब योजना तो उन्होंने चला दी, 5 लाख रुपया दे करके किसी प्रकार बैंक में सेटिंग वेटिंग करके उसमें लाख
50,000 रुपया बेचारों ने खर्च करके अगर लोन लिया भी तो 10 लाख से नीचे कोई मशीनें नहीं है, तो रोजगार क्या करेंगे। तो योजना जब तक धरातल पे, चाहे उद्योग हो चाहे कल कारखाने हो, जब तक ये योजनाएं नहीं चलेंगी, हमारे क्षेत्र में नहीं लगेगा, तब तक बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उनका स्किल नहीं होगा। आपने सरकार से जुड़े मुद्दे बताए, आपने अखिलेश यादव जी से जुड़े मुद्दे बताए, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, महासी जिस विधानसभा क्षेत्र जो कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी है, उस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे, उस क्षेत्र के लोग ये जानना चाहेंगे, इस पॉडकास्ट के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आपका विजन क्या है 2027 के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उन लोगों के लिए, रोजगार के लिए। जो युवा आज हर तरफ समाजवादी पार्टी आपका मुद्दा उठाती है कि रोजगार कहीं नहीं है, रोजगार अगर देना चाह रही तो आपका विजन रोजगार की तरफ, युवाओं की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, शिक्षा की तरफ और क्षेत्र के चहुमुखी विकास की तरफ, ये हम जानना चाह रहे हैं कि आपका विजन क्या है 2027 के चुनाव के लिए। बड़े उद्योग 2027 के चुनाव के बाद ही कुछ हो सकता है, जब जनता आशीर्वाद दे देगी। देखिए, जब तक बड़े उद्योग नहीं लगेंगे जी, बड़े उद्योग नहीं आएंगे जी, तब तक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी। आज की तारीख में बड़े उद्योगपति लोग हमारे क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन इतनी कमीशन बाजी पहले ही उसमें होने लगती है कि वो भाग खड़े होते हैं। तो जब तक व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी, अरे 10 उद्योग हम जान रहे हैं कि 10 उद्योग कम से कम लग सकते हैं हमारे क्षेत्र में, जिनकी जरूरत है। हमारा क्षेत्र भी अच्छा क्षेत्र हो सकता है, हमारा जिला भी अच्छा जिला हो सकता है अच्छा है, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऊंचाइयों पर भी जा सकता है अगर इसको उद्योग नगरी के रूप में देखा जाए, इस पे काम किया जाए। तो विधायक जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2027 के चुनाव के लिए आपके हिसाब से बात करें तो 2026 में ही आप बता रहे हैं चुनाव होने वाले हैं, होने की संभावनाएं हैं, जो भी है वो टेन्योर पूरा होगा देखा जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2027 में समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रयास आप भी कर रहे हैं, कई ऐसे संभावित प्रत्याशी और हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट समाजवादी पार्टी वहां से देगी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी आपको टिकट क्यों दे, समाजवादी पार्टी आपको टिकट वहां से महासी विधानसभा से क्यों दे? जबकि एक मैं बात करना चाहूंगा सन 2022 के चुनाव की। 2022 का चुनाव जब हुआ, उस समय बहराइच जिले में 7 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, उसमें एक महासी विधानसभा है जो सबसे अधिक मार्जिन से जीती गई। वहाँ के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह जी, उन्होंने आपको 42,000 वोटों से हराया। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे, और अखिलेश यादव क्यों आपको 2027 में टिकट आपको पुनः दें जिससे आप जीत सकें और जनता के क्षेत्र में काम कर सकें? देखिए, 2022 का जो चुनाव हुआ जी, 2022 के चुनाव में कई फैक्टर, कई समीकरण लागू थे, और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर, जो सबसे बड़ा समीकरण था, उसमें राम मंदिर का भी मुद्दा था, हिंदू मुसलमान का भी मुद्दा था जी, इवन हमारे महिषी विधानसभा में पर्टिकुलर उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे जी, लेकिन उनको 4 बार जी, खेतों में हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। वो पहले ही जान गए थे कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन कुछ सिचुएशन, कुछ समीकरण ऐसे बने कि जिसमें सुरेश्वर सिंह जी ने हमें नहीं हराया। सुरेश्वर जी में कोई ताकत नहीं थी, भाई जनता का फैसला है, जनता ने जो जनमत दिया, और मैं इस बार यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं, उन्होंने जितनी जनता की सुनी है, जितना जनता को परेशान किया है, वो उससे 2 गुना ज्यादा वोटों से चुनाव इस बार हारेंगे। 2022 में जब चुनाव हुआ, आपको याद होगा कि 2022 में आपके क्षेत्र में, महासी क्षेत्र में हम लोग घूमते रहते हैं या जनता के बीच जो बातचीत होती है, उन्हीं बातों चीज को मैं आगे करके हुए एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे कि सन 2022 में जब चुनाव हो रहा था, उस समय आपके महासी विधानसभा क्षेत्र में सुधाकर वाजपेयी जी की मृत्यु हुई। उसी दिन आपकी रैली थी, आपके अपोनेंट सुरेश्वर सिंह जी की रैली थी। उन्होंने अपनी रैली कैंसिल करते हुए अपनी रैली कैंसिल किया, उनकी जो है जो दाह संस्कार था उसमें सम्मिलित हुए वो या उनके पुत्र सम्मिलित हुए, और आपकी रैली कैंसिल नहीं हुई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्षेत्र में ये बातें बहुत होती रहती हैं कि आप ब्राह्मण होने के बावजूद, वहां पे सुधाकर वाजपेयी जी ब्राह्मण थे,
उनकी मृत्यु हुई, आपकी रैली हुई, उसमें डीजे बजे, उसमें बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगे कि उनको रैली उस दिन कैंसिल कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने रैली कैंसिल नहीं की। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो चुनाव में रैलियां होती हैं, इनकी परमिशन ली जाती है, इनकी रैली प्रस्तावित होती है जी। भाई। उन्होंने अपना दुष्प्रचार वो करने में कामयाब हो गए। सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जिस दिन एक पार्टी की रैली निकलती है, उस दिन दूसरे पार्टी की रैली निकल ही नहीं सकती है। हमारी रैली की चूंकि पहले परमिशन हो गई थी, सुबह आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाउंड्री में आए हुए थे, उसी दिन जी। उनकी रैली, उनकी मीटिंग थी, उस दिन मीटिंग भी हो चुकी थी। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमारा दुर्भाग्य था भाई। उनकी मिट्टी में जो है हम शामिल भी हुए। मिट्टी के बाद चूंकि रैली प्रस्तावित थी, सारे कार्यकर्ता पहुंच चुके थे और हमने जो अपनी यात्रा निकाली वो उनके दरवाजे के इर्द गिर्द भी नहीं गई। हमने तो इधर से रामपुरवा, इधर से क्या बोलते हैं, मेटकाहा चौराहा होते हुए, राजी चौराहा होते हुए, भगवानपुर होते हुए और फिर भगवानपुर से फिर ये रामपुरवा हम आए। लेकिन लोगों ने दुष्प्रचार कर दिया। अब दुष्प्रचार तो ये भी हमारे खिलाफ किया गया कि के ओझा ने पिछली बार जब 2012 से 17 का चुनाव लड़ रहे थे कि पीपल का पेड़ कटवा दिया, लेकिन वो चुनाव हम जीत गए। तो ये चुनाव में तो दुष्प्रचार ये लोग करते ही रहते हैं। और चुनाव भाई मेन यही है कि साम दाम दंड भेद छल प्रपंच, यही तो चुनाव है। जो मुद्दा था, ये मुद्दा मान लिया आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, ये हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया गया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रतिद्वंदी है वो यदि आरोप लगाए तो उसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन जैसे जो जनता के बीच हम लोग जाते हैं, मुद्दा उठाता जनता, कई लोग पब्लिक कम्युनिटी से हम लोग की बात सोचते हैं, तो सुनने में ये मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि ये प्रश्न आपसे पूछना चाहिए। अब एक बात इसका जवाब भी जनता को चाहिए, जनता जानना चाहती है कि आप उस पर क्या कहना चाहेंगे। एक मुखर होकर के जो बातें हैं वो बात अपनी रखें, ताकि जनता के भी मन में सारी जानकारी हो, जो चीजें हैं वो क्लियर हो। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सन 2012 में 12 से 17 तक बहुजन समाज पार्टी का विधायक था जी। और बहराइच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। बहराइच में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव होने थे। आदरणीय स्वर्गीय श्री सुधाकर वाजपेयी दादाजी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे जी। और हमारे क्षेत्र के लोग जान रहे हैं इस पोस्टकार्ड के माध्यम से कि जितनी ज्यादा उनके चुनाव में मैंने मदद की शायद किसी ने की हो, लेकिन कुछ कारणवश चुनाव उनको हरा दिया गया या हार गए। हमारे उनके परिवार के अटूट रिश्ते पहले भी थे, अटूट रिश्ते आज भी हैं, लेकिन अब लोगों को बहाना मिल गया क्योंकि जिस दिन रैली होनी थी उसी दिन रात ही में उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हो गई जी। सुबह जल्दी हम लोगों को दूसरे दिन सुबह पता लगा, तब तक लोगों ने क्षेत्रों से आना जाना शुरू कर दिया। ये पूरी तरीके से अफवाह है और केवल ये अपनी जो इन्होंने बेईमानी शैतानी की है, और बेईमानी शैतानी क्या की है कि 23,700 के आसपास वोट हमारी विधानसभा में हमारे अपने लोगों के काट दिए गए। उसका बाकायदा हम लोगों के पास रिकॉर्ड है। ये कब काटे गए? ये 2022 के चुनाव के आसपास काटे गए या एसआईआर का जो इसमें मैटर चला? नहीं, 2022 के आसपास काटे गए, 2022 के आसपास काटे। एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आती है हमेशा से कि विपक्ष के पास ये मुद्दा हमेशा से रहता है कि ईवीएम हैक हो गई या वोट चोरी हो गए, हमारे वोटर्स के वोट काट दिए गए। तो जो सिस्टम हर जगह लागू होता है, जो सिस्टम बीजेपी के ऊपर लागू होता है, वही सिस्टम समाजवादी पार्टी पे, वही सिस्टम कांग्रेस पे, वही सिस्टम हर पार्टी पे लागू होता है। लेकिन विपक्ष जब चीजों को जीत अपने तरीके से नहीं जीत उसको हासिल होती है तो कहीं ना कहीं ये लांछन लगा करता है। तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? जीत तो हम वो चुनाव भी जाते हैं उसको भी हमको हरा नहीं पाते, लेकिन उसमें समस्या ये हो गई कि जब हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते थे तो हमें करीब 42 से 45 हजार वोट मिलते थे जी। और इस बार जब बहुजन समाज पार्टी लड़ी हमारी विधानसभा में तो 9,000 वोट उसको मिले। वो जो 36,000 वोटों का डिफरेंस था
वो सीधे कहीं ना कहीं 36,000 में से 15-20 हजार वोट जो है कहीं ना कहीं अब एक महीने में 3-3 बार गल्ला मिलने लगा, रिफाइंड भी मिलने लगा, दाल भी मिलने लगी, 3-3 बार पेंशन आने लगी खाते में, तो कहीं ना कहीं तो ये दिक्कतें सब चीजें सरकार की तो अच्छी योजनाएं हैं, इन पे तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, अरे आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको सरकार को बोलना हम चाहिए। बहुत प्रसन्न हैं और हम सरकार को आज भी धन्यवाद देंगे कि कल से योजना लागू कर दे। कौन सी योजना? जिस योजना की आप बात कर, आपने स्वयं इस बात को कहा कि सरकार ने 3 बार पेंशन केवल चुनाव तक, केवल चुनाव के महीने में अब लोगों के खाते में पैसे नहीं आते हैं क्या? अब वो जो गल्ले जो लोगों को अनाज मिलता है वो अनाज नहीं मिलता है? 5 किलो गल्ला, देखिए वो पुरानी स्कीम है जो 5 किलो गल्ला की 5 किलो प्रति व्यक्ति 5 किलो की, ठीक है। लेकिन जो रिफाइंड मिल रहा था, जो नमक मिल रहा था, जो दाल मिल रही थी, ये चीजें तो मान लिया हर पार्टी अपने प्रलोभन देती है पार्टी को। समाजवादी पार्टी इससे कहीं पीछे नहीं रही है, कांग्रेस इससे पीछे कहीं नहीं रही, भाजपा भी पीछे। हर पार्टी का एक अपना सिस्टम होता है उसको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो ये तो समाजवादी पार्टी में कई सारे प्रलोभन दिए, पेंशन योजनाएं चलाई, लैपटॉप दिया, बहुत सारे साइकिल बांटी, बहुत सारे गिफ्ट किए। तो ये तो फ्रीबीज जो चलती हैं ये सब तो हर पार्टियां करती हैं, हर पार्टियां करती हैं, जो सत्ता में है वो उसको अधिक तरह से करती है। लेकिन अगर जो कोई वादा करता है, कोई मैनिफेस्टो देता है, तो जब तक उसकी सरकार रहती है वो पूरा मैनिफेस्टो को पूरा करता है, बिल्कुल पूरा करता है। ये नहीं है कि चुनाव में प्रलोभन दे दिया जाए फिर बाद में छोड़ दिया जाए उसको। तो क्या भाजपा के मैनिफेस्टो में ये चीजें थी कि 5 लीटर रिफाइंड या जो आप बता रहे हैं ये सब चीजें हम देंगे भविष्य में? भाजपा का मैनिफेस्टो मैंने पूरा पढ़ा नहीं है जी, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अब जैसे यहाँ मैनिफेस्टो में तो ये भी नहीं था कि हम जो बिहार में चुनाव हुआ है कि हम हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपया भेज दिया जी। ये क्या है? एक तरीके से ये तो प्रलोभन है, पार्टी का प्रलोभन है। ये समाजवादी पार्टी भी प्रलोभन कहीं ना कहीं देती है। चुनाव के टाइम हर पार्टियां फ्रीबीज देती हैं, लेकिन चूंकि भारत में ये चीजें चली आ रही हैं, आज से नहीं, आजादी के बाद से फ्रीबीज के नाम पे जनता को चुनाव के समय या आते समय जाते समय इनको कहीं ना कहीं जनता को सुविधाएं, आम मूलभूत सुविधाएं देते रहें और उनसे वोट कलेक्ट करते रहें। तो ये इस भूमिका के मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? ये प्रलोभन नहीं है, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो ये तो हर पार्टियां बुलाती है, आपकी पार्टी भी बनाती है? नहीं, हमारी पार्टी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी वो। ये तो अब कह रही है जब वो सत्ता में नहीं है, जब सत्ता में थे तब उन्होंने सत्ता में थी तो उन्होंने कहा था कि हम लैपटॉप देंगे, हम कन्या विद्याधन देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने पूरा दिया। बहुत सी चीजें की हैं। चलिए हम बात करते हैं 2007 से लेकर 2012 के बीच में, जब बहुजन समाजवादी पार्टी की, आपकी बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में थी और आप उस समय विधायक चुन करके आए थे। तो चूंकि आपका महासी विधानसभा क्षेत्र जो है ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, उन ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं आरोप लगाया या लोगों ने आरोप लगाया कि 2007 से 12 के बीच में कई ब्राह्मण परिवार ऐसे थे जिनके ऊपर आपने SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? देखिए, ये केवल अफवाह है। हम उस समय विधायक पखरपुर से थे, पखरपुर का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, जिनका क्षेत्र नहीं था वो कह रहे हैं, और वो भी चंद 1-2 लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर गरीब आदमी को आप मारोगे तो भाई, अगर कानून का राज स्थापित करना है, कानून की व्यवस्था को देखना है, कानूनी रूप से अगर जो आपने संविधान की कसम खाई है तो भाई उसका पालन तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो क्षेत्र का विधायक हो, चाहे एक आम आदमी हो। अगर कोई मारा जाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा तो लिखा ही जाएगा, भाई उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, ये बदनाम उस समय बीएसपी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए तमाम लोगों ने कि ये इतना बड़ा पार्क बना दिया, इतने हाथी लगवा दिए, तो तमाम लोग जिसके पास जो भी विरोध करने का मुद्दा होगा वो सत्ता का विरोध करेगा जरूर। चलिए, एक चीज और जानना चाहते हैं हम। इस बार अभी जल्दी ही परशुराम जयंती हुई। इस परशुराम जयंती में आपके विधानसभा क्षेत्र, चूंकि ब्राह्मण बाहुल्यता की मैंने बात की, तो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते आपकी विधानसभा में, महासी विधानसभा क्षेत्र में इस बार बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी रही परशुराम जयंती के दिन। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी काफी एक्टिव रहे और क्षेत्र में बड़ी गहमा गहमी रही। क्या ब्राह्मणों को ही लुभा के आपका काम बन जाएगा?
ब्राह्मणों से ही, देखिए ब्राह्मण एक अहम कड़ी तो है ही है जी लेकिन जो इस बार की परशुराम जयंती हुई, भाई परशुराम जयंती हर व्यक्ति जानता है कि अक्षय तृतीया के दिन होती है, और अक्षय तृतीया के दिन जो परशुराम जयंती का आयोजक मंडल है, जी जो आयोजक मंडल है हमारे क्षेत्र में, वो परशुराम सेना वाले करते हैं। लेकिन इस बार हमारे माननीय विधायक जी को पता नहीं क्या सूझा, हमारे ख्याल से परशुराम मंदिर जितना भी तैयार है, ये 2007 या 8 में शुरू हुआ था और 10 में ये लगभग खत्म हो गया था। जितना भी बनवा पाए लोगों के सहयोग से उतना बना, वो ऐसे पड़ा है। तो अब सन 2010 से 2026 तक 16 साल के बीच में पहली बार अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने वहां पे भंडारे का आयोजन किया। चूंकि परशुराम सेना मना रही थी, तो वे किसी प्रकार उसमें बवाल हो जाए, ब्राह्मण आपस में लड़ जाए, किसी प्रकार ये व्यवस्था बन जाए, इसके संदर्भ में उस समय के तत्कालीन जो एसपी साहब थे, सिंह साहब, उनसे मिला भी था कि आप पूरी व्यवस्था रखिएगा, कुछ लोग बवाल कराना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण को आपस में ब्राह्मण से लड़ा दिए जाए, क्योंकि यूजीसी की वजह से इस समय ब्राह्मणों में बड़ा विरोध चल रहा है क्षेत्र में। जी, यूजीसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी का मुद्दा आपने कहा, तो यूजीसी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी जैसे भाजपा लेकर के आई, उसके बाद में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसको जो है, मुझे कंटेक्स्ट याद है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी के मुद्दे पे भाई देखिए, कोर्ट के मुद्दे जो कोर्ट में विचाराधीन मुद्दे हैं, उस पर मैं कोई बात भी नहीं कर पाऊंगा इस समय। जी, कोर्ट जो फैसला देगी, उस कोर्ट के फैसले को सभी को मानना पड़ेगा। नहीं, मानना ना मानना तो ये आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मानना, जो कोर्ट का आदेश है उसको सभी को मानना पड़ेगा, ये तो चीजें हैं। चलिए, उस मुद्दे पे आप नहीं बात करना चाहते हैं, उस पर हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आपकी पार्टी में हमेशा जो है परिवारवाद की बात होती रहती है, जैसे समाजवादी पार्टी में हमेशा परिवारवाद की बात होती है कि आप उनकी पार्टी के जितने सांसद हैं, जितने परिवार को टिकट दिया गया, सबसे अधिक सांसद अपने परिवार को अखिलेश यादव ने दिया, और जितने भी अधिक से अधिक नेताओं को देखा जाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो, इस पार्टी ने परिवारवाद पे बहुत ज्यादा काम किया। तो परिवार के लोगों को टिकट देना, इन सब चीजों पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, परिवारवाद की जहां तक बात है, तो कोई देखता भी नहीं है, कोई समझता भी नहीं है। जितना हमारी महिषी विधानसभा में परिवारवाद है, उतना तो कहीं परिवारवाद कहीं पूरे इंडिया में नहीं। पिता भी विधायक, माता भी विधायक, पुत्र भी विधायक जो इस समय वर्तमान है, और पुत्र कहाँ विधायक है? पुत्र तो विधायक नहीं है। अब अपने पुत्र को लॉन्च करना चाह रहे हैं। पुत्र के कहने का मतलब है कि परम आदरणीय हमारे पिता तुल्य सुखद राज सिंह जी भी विधायक थे जी, माता जी नीलम सिंह जी भी विधायक थी जी, पुत्र सुरेश्वर सिंह जी भी विधायक हैं। अब वो अपने पुत्र को लॉन्च कर रहे हैं, तो परिवारवाद तो सबसे ज्यादा हमारे महिषी विधानसभा में है। आप ये बताएं कि आज की डेट में कई सारे मुद्दे आपकी समाजवादी पार्टी उठाती है, मुद्दे उठाती है, उसको एग्जीक्यूशन लेवल पे, जमीनी स्तर पे उतार नहीं पाती है। जैसे कि अभी रिसेंट में नीट का पेपर लीक हुआ, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे दिन रात मेहनत करके एक फ्लो में जब एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, तो बच्चों का फ्लो बिगड़ जाता है, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, तमाम बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास कि ऐसे लोगों को क्यों मंत्री बना रखा है आपने, जो ठीक से पेपर भी नहीं करा सकते हैं? ऐसी संस्था को क्यों दिया है आपने जिम्मा, जो पेपर लीक करवाने में माहिर हो? अरे अभी नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, जितने पेपर हो रहे हैं सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। तो व्यवस्था, चूंकि देश आपके हाथ में है, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश के बच्चों का भविष्य, ये जब जनता ने आपको आपके हाथों में दे दिया है, तो कम से कम जनता के
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो ना करें, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनने के लिए उसको अंधकार में तो न ढकेले। अगर नौकरी नहीं दे पा रहे हो तो किसी प्रकार बच्चे अगर एग्जाम क्वालिफाई कर करके वो अगर निकल रहे हैं आगे, उसको भी आप लीक करा दे रहे हो। ये बहुत बड़ा विषय है और ये पहली बार नहीं हो रहा जी। ये हर बार हो रहा है, हर साल हो रहा है। कहीं कहीं हमारे ख्याल से 10 साल में 2-3 बार फेयर तो नहीं कहेंगे, हो गई परीक्षा तो हो गई, नहीं सारे परीक्षा, चाहे दरोगा भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, सारी भर्तियों में आप पेपर लीक करा दे रहे हो। इससे सीधे सीधे आपकी साफ मंशा है कि आप यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाह रहे हो, नौकरी नहीं देना चाह रहे हो। रोजगार की आपने बात की तो रोजगार पे एक विषय ये है कि समाजवादी पार्टी का, जैसे आप कांटेक्ट में कहीं ना कहीं रहते होंगे, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, तो उनसे कुछ चर्चा परिचर्चा आपके जो पार्टी के लोग हैं उनसे चर्चा होती होगी। रोजगार के संबंध में उनकी क्या जो भविष्य में आने वाले समय में उनकी क्या भूमिका रहेगी, रोजगार के लिए वो क्या क्या करना चाह रहे हैं, किन मुद्दों पर जाना चाह रहे हैं, ये उसको बताना चाहेंगे इसमें आप? देखिए, रोजगार में तो सबसे पहले कि जो सरकारी नौकरियां हैं जी, तो सरकारी नौकरियां ज्यादा से ज्यादा जिस क्षेत्र में जो भर्ती वैकेंसी खाली पड़ी है, जी, एक बार हमारी बात भी हो रही थी उनसे जी, और अचानक ही ऐसे बात आ गई। जी, अभी आप देख लीजिए कि एक विभाग में पता लगा कि रिटायर होते चले जा रहे हैं लोग, और 3 बाबू हैं, वैकेंसी 25 है, तो 25 आदमी का काम 3 बाबू कैसे करेंगे? तो उनको भरा जाएगा। जो भी सीटें, लाखों सीटें रिक्त पड़ी हैं, उनको भी भर दीजिए, तमाम नौकरियां उसमें आ जाएंगी। तमाम बच्चों को बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगवा दीजिए। अब ये संविदा कर्मी आप लगा रहे हैं, अब संविदा कर्मी पर पता क्या लगा कि जिसको आपने ठेका दिया है वो वसूल रहा है 30,000 रुपया महीना प्रति बच्चों का, और बच्चों को दे रहा है 12,000 13,000 रुपया। आज की तारीख में सबसे जो कमजोर व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान है कि वो ईंटा गारा डलिया भी सर पे नहीं उठा सकता है, क्योंकि इतना हाई एजुकेटेड है। तो आजकल की सबसे सस्ता वही है जो पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान है, और ये बेरोजगार नौजवान ही व्यवस्था को बदलेगा इस बार। ये हमें 100% आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है। एक रोजगार और युवाओं के प्रति बात हो रही थी, एक आंदोलन चला नेपाल में, आपने ध्यान दिया होगा, जनजी आंदोलन। अभी एक काकरोच जनता पार्टी करके एक समझ लीजिए एक तरह से एक मुहिम चलाई गई, उस पर अखिलेश यादव भी उनको ज्वाइन किया, उन्होंने उस पार्टी को इंस्टाग्राम पे ज्वाइन किया, तो उस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो काकरोच जनता पार्टी बनाई गई है जी, ये काकरोच जनता पार्टी ये एक पीड़ा है, ये समाज की पीड़ा है, युवाओं की पीड़ा है कि जब हमारी कोई नहीं सुन रहा है तो हम क्या करें। हम मजबूर होकर के, जब आदमी की कोई नहीं सुनता है तो मजबूर होकर के आदमी के बस में जितना काम हो। भाई नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में तो यही हुआ कि जो भी लोग थे वो दौलत के पीछे भागते गए, दौलत के पीछे भागते गए, जनता और गरीब होती रही, बड़े धन्ना सेठ और धन्ना सेठ बनते रहे। युवाओं ने आंदोलन कर दिया, जनजी ने आंदोलन कर दिया, सरकार बदल दी। ये अगर ऐसे ही चलता रहा जी, जो व्यवस्थाएं इस समय देश में चल रही, भाई आज तो दिक्कत हो रही है। मान लीजिए आज आप कह रहे हैं कि विदेश से सामान नहीं आ रहा है, जहाज पानी के नहीं आ रहे हैं, तेल नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी 4-5 महीने पहले जब किसानों को खेती करने का समय था तो 2 बोरी यूरिया और डाई के लिए
लोगों ने कई कई लाठियां खाई हैं लाइन लगा करके। ये व्यवस्था थी भाई। आज ये तो युद्ध हो रहा है। पर्टिकुलर यूरिया की जो दिक्कतें थी ये आपके पर्टिकुलर आपके मासी क्षेत्र में थे या अक्रॉस यूपी ये चीजें थी? भाई हम अपने यहाँ की ज्यादा जानते हैं जी और हम अगर उस क्षेत्र के जनपद प्रतिनिधि जी हैं तो हम अपने यहाँ का मुद्दा हम उठाएंगे भाई। जी हर सेंटर पे कोई ऐसा सेंटर नहीं था, सारे वीडियो पड़े हैं कि जहां लाठियां न चली जी और दो दो बोरी डाई के लिए। आज 10 साल से जितना चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गैर पढ़ा लिखा आदमी हो, केवल फार्म ही भर रहा है। फोटो स्टेट दो, केवाईसी दो, आधार दो, यही हो रहा है। आदमी को मिल कुछ नहीं रहा। 5 किलो गल्ला के नाम पर 5 किलो गल्ला तो दे देते हैं भाई। आपने अभी एक बात कही थी कि भाई ये तो सरकार की योजनाएं है। जी 5 किलो गल्ला दिया, 5 किलो यूरिया में कम कर लिया, 1 किलो रिफाइंड दिया, पता लगा किसी चीज पर टैक्स बढ़ा लिया। देखिए टैक्स मिलेगा, टैक्स की बात आप करेंगे तो टैक्स वो सब नेशनल इश्यूज हो जाएंगे और स्टेट लेवल के इश्यूज हो जाएंगे, तो उस पर नहीं जाते हैं हम। इस पे बात जानना चाहते हैं कि आप क्या विजन, आपका जो चर्चा परिचर्चा के जो विषय है, जैसे इस समय भी रिसेंट मुद्दा चल रहा है गौहत्या पे, गौहत्या की बातचीत हो रही है, तो गौहत्या के मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहेंगे? योगी जी अभी लोग कहते हैं, जैसे तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की वीडियोस आपने देखी होंगी, वायरल हुई होंगी, उनके लोग ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। योगी जी ने पूरी फ्रंट फुट से बैटिंग करते हुए एक शब्द में ही सारी चीजों को खत्म किया। उन्होंने क्या कहा, उनका भी रिसेंट का आज का या कल का जो एक पोस्ट मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि गाय हमारे लिए माता का दर्जा रखती है, तो इसलिए उसको पशु का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे तो पशु का दर्जा देने की जरूरत नहीं है तो माता का दर्जा दे दो, राष्ट्रीय माता का। भाई हमारे जो 4 पीठ है सनातन धर्म के, जी शंकराचार्य जी भी हमारे कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दो। जो मुस्लिम संगठन है, जो उनके धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा। भाई आप नाम जो रखना चाहें, केवल आप इतना कर दे कि उनकी हत्या न हो गौ की। सरकार तो कभी मेरी बात, यही मांग मुस्लिम पक्ष भी कर रहा है, यही मांग हम लोग हिंदू पक्ष के भी लोग कर रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा गौहत्या आप देख लीजिए कि ये जो गौशालाएं बनी हुई है गांव-गांव में, मैं अपने व्यक्तिगत महिषी विधानसभा की जानता हूं, जहां जहां गौशालाएं बनी हुई हैं, अगर उन गौशालाओं को जेसीबी से 3-3, 4-4 फुट खुदवा दिया जाए तो एक एक गौशाला में 100-100, 200 गायें उसमें दफन हुई मिलेंगी। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये दुर्गति तो हम लोगों ने भी देखी है। ये पूरे क्षेत्र में जहां भी हम लोग चलते हैं, सब चीजें देखते हैं कि जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं का जो सिस्टम है, सिस्टम बहुत ही तरह खराब है। भूसे के बिना मर इस रही बात से मैं आपका सहमति, दाना पानी के बिना मर रही है जी। तो ये जो तड़पा के मार रहे हैं, इनके लिए क्या हो? नहीं, इस पे आपका कुछ सुझाव हो सरकार के प्रति या विभाग के प्रति कि इस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि जो गौवंश है इनको कम से कम जो चीजें ढंग से व्यवस्थित होकर के उनको कम से कम पोषक आहार मिले, कम से कम भोजन मिले, वो अपना सर्वाइवल कर सकें। भाई आपका सुझाव क्या होगा आपके क्षेत्र में यदि आपको गौशाला में काम करना? हमारा सुझाव यही है कि अगर हमारी खुराक जी 4 रोटी की है जी तो हमें 4 मिले, जी 4 न मिले तो 3.5 मिले। जी और 1 रोटी पर हम कितने दिन जिंदा रहेंगे? जी पता लगा कि एक गौशालाओं की क्षमता 50 गायों की है जी और उसमें 300 गाय हैं। जी एक गाय बीमार होकर के उसमें गिर गई जी तो पता लगा बाकी जानवर के घुटने से, टखने से कुचल करके दब के मर जाया करती है। गौशालाओं में डॉक्टर नहीं है, गौशालाओं में चारा भूसा पानी नहीं है। इस समय इतनी तपन की महीना चल रहा है, कहीं कहीं गौशालाओं में न टीन शेड है, पन्नी तान करके काम चला रहे हैं जी। और टीन में और गर्मी लगती है। भाई गौशालाएं आप राजस्थान में देखिए, आपकी ही सरकार है जी।
कितने अच्छे से गाय रह रही है, इनकम दे, लेकिन यहाँ तो मनसा ही नहीं है। राजस्थान में भी तो भाजपा की सरकार है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में इतने अच्छे से रह रही हैं, लेकिन यहाँ मनसा ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ये व्यवस्था नहीं है हिंदू मुसलमान वाली ज्यादा। जब चुनाव होता है, चुनाव के टाइम तो ये सब मुद्दे उठते रहते हैं। कम उठते हैं जी वहाँ, मुस्लिम आबादी कम है थोड़ी, जी। तो इसलिए वहाँ इस मुद्दे को ज्यादा, बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर अब चुनाव आया है जी। तो कभी ये हो जाएगा कि कब्रिस्तान शमशान, कभी ये हो जाएगा दीपावली ईद, कभी लाइट का मुद्दा कि दिवाली में अगर, भाई क्या बढ़िया भाषण दिया था हमारे, भाषण की बात करेंगे, नेशनल लेवल के नेताओं की बात करेंगे हम, तो अखिलेश यादव जी भी काफी सारे, जैसे मान लिया भाजपा पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो शमशान और कब्रिस्तान की बात करेंगे, होली दिवाली की बात, ईद और दिवाली की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी उसी एरा में जा रहे हैं। भाजपा क्या करती है, मान लिया भाजपा करती है हिंदू मुसलमान की बात करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो मैंने पैटर्न देखा है पिछले 2024 के चुनाव के, पीढ़ी का जो उन्होंने मुद्दा उठाया, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को टेक्निकली एब्जॉर्व कर लिया है, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद में उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लेवल पे है। करते क्या है वो कि जैसे यूपी में जातिवाद खत्म हो चुका था, लगभग हिंदू मुसलमान पे चीज़ें चलती रहती, उस पैरामीटर पे पिछले 10 वर्षों से 14 वर्षों 2014 के बाद से ये चीज़ें चलती चली आ रही थी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो इस समय उन्होंने 2024 में मुद्दा पकड़ा है पीडीए का, पीडीए को कभी भी वो साफ लहजों में नहीं कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी या पीड़ित, दुखी, अगड़े, ये जो चीज़ें वो अपनी भाषा में करते हैं वो साफ क्लियर जवाब नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो हिंदू एक हो रहा था योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, जो एक हो रहा था, उसको ये भटकाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जातियों में बांट करके, हमेशा वो बात करते हैं जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, कैसे कि हम जाति में लोगों को बांट देंगे, हिंदू मुसलमान का जो एक मुद्दा है बीजेपी का खत्म कर देंगे, फिर आगे बढ़ करके सत्ता में आएंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीडीए का शुद्ध और सीधा मतलब है जी कि पीड़ित, दुखी, अपमानित। ये तो आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी ने भी कहा, पीड़ित, दुखी, अपमानित भी कहा, पिछड़ा, दलित, अगड़ा भी कहा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भी कहा। लोग जिसको जो भाव में लेना हो वो उस भाव में ले सकता जैसे है। 2024 के चुनाव में उन्होंने पीडीए का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, उस चुनाव ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इतनी सीटें दी और इतने आगे हुआ है, बीजेपी से भी आगे निकल गए। मुलायम सिंह यादव जी जब थे उस समय भी इतनी सीटें समाजवादी पार्टी की नहीं आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन ने पीडीए का मुद्दा उठा करके ही इतनी सीटें लेकर के यूपी में आए। तो कहीं ना कहीं जिस मुद्दे को आपने उठाया है, आपने पीडीए का नारा दिया है, तो वो विजन तो क्लियर होना चाहिए, जनता के समझ में ही आना चाहिए। या तो आप स्टैंड ले लीजिए कि नहीं, मैं जातिवादी राजनीति नहीं करता हूँ, यदि आप कर रहे हैं तो खुल के बोलिए कि आप जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। जातिवादी राजनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते ही नहीं है, ये बिल्कुल, चूंकि मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि जातिवादी राजनीति उनकी है ही नहीं। व्यवस्था तो इस प्रकार की है कि वहाँ सबका सम्मान है। अभी रिसेंटली जातिवादी राजनीति तो यहाँ पे है भारतीय जनता पार्टी में कि यादव होगा इनकाउंटर कर दिया जाएगा, मुस्लिम होगा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ठीक है, माफियाओं का इनकाउंटर करिए, खूब करिए, लेकिन उन माफियाओं का भी इनकाउंटर करिए जिनके ऊपर कई मुकदमे लगे हुए हैं। उनका क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो बड़े रसूख वाले हैं, उनके ऊपर हाथ डालने की व्यवस्था नहीं है इन लोगों की। क्यों नहीं है कार्रवाई? भाई, जब हाईकोर्ट ने पूरी लिस्ट मांग ली, हाईकोर्ट में पहुंच गई किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, भाई अपराध मुक्त करना चाहते हैं। अरे दूर की बात छोड़िए, मैं अपने यहाँ की बात बता दे रहा हूँ। बताएं। कह रहे हैं कि कानून का राज है, कानून का राज है। एक आदमी थाने में मर जाता है या मार दिया जाता है, ये घटना है फरवरी 2026 की। थाने के अंदर मरा और उसके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से जाकर के एफआईआर लिखाई, और एफआईआर तो उनकी लिख गई, और वो फाइल ऑनलाइन नहीं शो करी, वो फाइल सीजीएम के कोर्ट पे थी। और जिन
100 वर्तमान जो 2002 फरवरी जो 26 में थे जी जो दरोगा थे और जो सिपाही थे, जो नामजद मुलजिम थे, वो आज भी वहां पर मौजूद है। आज भी भाई इंस्पेक्टर रैंक काहे बनाई गई? जनपद बहराइच में आप देख लीजिए, किसी भी इंस्पेक्टर को शायद 2-4 इंस्पेक्टर चार्ज दे दिया गया हो, नई लाइन में पड़े हैं, जो जितना बड़ा चापलूस रहा होगा उसको उतना बड़ा पद दे दिया गया। ऐसे कानून व्यवस्था चले? ये तो प्रशासन तय करता है, ये शासन थोड़ी तय कर सकता है, ये विधायक आपके थोड़ी तय कर सकते हैं कि कौन सा वो दिया जाएगा, तो शासन तय करता है। देखिए, थाना और तहसील तो विधायक ही चला रहे हैं। एक इतना बढ़िया अधिकारी हमारे यहाँ एसडीएम आया था, आईएएस रैंक का था, और उसको आपस में लड़वा करके, कभी ब्राह्मण से लड़वा करके, कभी वकीलों से लड़वा करके उसको हटवाने का काम कर दिया गया। अरे हम इवन बता रहे हैं कि कोई अच्छा अधिकारी अगर उनकी तहसील के अंतर्गत, उनके थाने के अंतर्गत आ जाएगा, वर्तमान विधायक के थाने के अंतर्गत, तो दिखा देंगे कि हमारे पेट्रोल पंप पे रात में लूट हुई और ये दरोगा अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो मजबूरी में उसको हटा दिया जाता है। अधिकारियों को अधिकारी काम करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अच्छा अधिकारी काम करेगा, जो उनकी पायलटिंग नहीं करेगा, उसको हटा दिया जाए। चलिए विधायक जी, अब आखिरी में, जैसे पॉडकास्ट अब समाप्ति की ओर चल रहा है, बहुत लंबा पॉडकास्ट करने का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं होता है, इसमें मैं जानना चाहता हूँ जनता के लिए कोई संदेश आपका हो जो देना चाहें, या अपने विरोधियों को कोई संदेश देना चाहते हो, अपने विपक्षियों को कोई संदेश देना चाहते हो, तो आप उसमें संदेश आप देना चाहते हो तो बताएं। देखिए, जनता के लिए हमारा संदेश नहीं, एक निवेदन है जी कि 10 साल हम उसके विधायक भी रहे हैं और 80% जनता हमारे विषय में जानती भी है कि हमने हमेशा सबका बढ़ चढ़ करके सम्मान करने की कोशिश की होगी और सम्मान किया होगा उसका। जी भाई, एक पक्ष का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरा पक्ष, चाहे वो अनलीगल क्यों ना हो, वो भी नाराज हो जाएगा। और रही बात विरोधियों को, तो विरोधियों को तो मैं एक सख्त मैसेज जरूर दूंगा आपके पोस्टकास्ट के माध्यम से कि पिछली बार विरोधियों ने, विरोधी के कुछ चमचों ने हमारे आदमियों को घेरने का प्रयास किया, हमको घेरने का प्रयास किया, तो व्यवस्था तो उनकी सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस बार मैं उनसे जरूर कहूंगा कि जो गलती आपने पिछली बार की थी, वो गलती अब मत करिएगा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, और कोई ऐसा काम मत करिएगा कि जिससे कोई मामला बने। मैं इतना विरोधी से जरूर कहूंगा कि चुनाव है, प्लेइंग फील्ड बना करके लड़िए, आप अपने लोगों से वोट मांगिए, हम अपने लोगों से वोट मांगते हैं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन वोट मांगने के बीच में रोकने की कोशिश हम लोगों के साथियों को मत करिएगा और उनके ऊपर अनावश्यक दबाव मत बनाइएगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए विधायक जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी गंभीर विषयों पे बातचीत हुई, प्रदेश स्तर की भी बात हुई, आपके विधानसभा क्षेत्र के संबंध में सब बातें हुई। अब जल्दी ही आपसे फिर कोशिश करेंगे कि एक नया पॉडकास्ट चुनाव के दौरान मिले, और हम सभी ये जानना चाहते हैं, हमारे साथ साथ ये पब्लिक भी जानना चाहती है मासी विधानसभा क्षेत्र की, कि आपके विजन क्या हैं। आपने अपना विजन बताया, आपने अपने मुद्दे बताए, 2027 में चुनाव जो होने हैं उसके लिए आप ये कह रहे हैं, आपका कहना है कि 2026 में ही चुनाव हो जाएंगे संभावित। और इन चीज़ों में मुझे एक चीज़ याद आई कि अभी ग्राम सभा चुनाव होने थे, जो ग्राम सभा चुनाव नहीं हुए, सरकार नहीं करा रही है, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? जो शासक बना दिया, प्रशासक बना दिया है प्रधानों को, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, उनको उस पोस्ट पर रिपीट तो कर दिया जी, और रिपीट करने के साथ साथ उनके वित्तीय अधिकार को छीन लिया गया। जी भाई, ये असंवैधानिक रूप से किया गया है जी और इस पे कोर्ट बहुत जल्दी ही निर्णय भी देने वाली है। जी भाई, आप उनको प्रधान, आपने 6 माह का कार्यकाल बढ़ाया था, तो ठीक उसी प्रकार बढ़ाते जैसे पिछले विगत 5 वर्षों से अपना काम करते जा रहे हैं। जी उनको डमरू पकड़ा दिया गया कि आप डमरू बजाइए। भाई, उनकी खाली एक सोच है कि ये जो वर्तमान है, प्रधान है, ये 6 महीने के लिए हमने इनका कार्यकाल बढ़ाया है, तो ये हमको बूथ जिता देंगे।
जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार अखिलेश यादव की आंधी आने वाली है, क्योंकि जो भी नौजवान, बेरोजगार, युवा, किसान, हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो सब मिल करके इस बार बदला लेंगी। बहुत दिन तक ज्यादा हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। अब जितना चलना था वो चल गया। अब बिल्कुल ये अंतिम सांसें गिन रहे हैं, वेंटिलेटर पर है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए, हर पार्टी का समर्थक ये चाहता है कि उसकी सरकार बने, उसकी सरकार सत्ता में आए, और वो खुद, आप जैसे विधानसभा लड़ना चाह रहे हैं और विधायक लड़ेंगे 2027 में, अगर यदि आपने समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी पार्टी सत्ता में आए और हम विधायक बने और हम सत्ता में जो भी चीजें होती है उसको एग्जीक्यूट करें। तो ये आपने उस पक्ष की बात की, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात होगी तो वो अपने पक्ष की बात करेंगे। इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ते हैं और इस पॉडकास्ट को मित्रों हम खत्म करते हैं, और जल्दी ही नए पॉडकास्ट में नए लोगों के साथ मुलाकात होगी आपसे। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।